हेलो स्टूडेंट्स, आप पहले देख चुके हैं। हमारे 4 लेक्चर्स हमने अब तक देखे हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए किस तरह से रिप्लिकेट होता है या डुप्लीकेट होता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो डीएनए जब रिप्लिकेट होता है तो ये सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रिप्लिकेट होता है, यानी जो नया डीएनए बन रहा है, आप देखिए डायग्राम में आपके सामने क्लियर है कि डीएनए जब रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के सेपरेट हो जाते हैं, और इन दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। और इन्हीं पर जो है नया डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है ओल्ड या टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है और दूसरा नया सिंथेसाइज होने वाला स्ट्रैंड होता है। तो इस तरह से डीएनए रिप्लिकेशन का जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। अब देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने जो प्रपोज किया था डीएनए का मॉडल, और उन्होंने ये भी बताया था कि स्ट्रक्चरली डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली इसको जो प्रूफ किया, वो 2 साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958। तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में ये प्रूफ किया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव तरीके से, या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसका मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है, यानी जो 2 स्ट्रैंड्स सेपरेटेड है, उन्हीं को देखकर उन्हीं के नाइट्रोजन बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम काम करता है और वो टेम्पलेट स्टैंड को देखकर उसके नाइट्रोजनस बेसिस को रीड करके नया जो है वहाँ पर नए नाइट्रोजनस बेसिस को उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाकर जोड़ता चला जाता है। इस तरह डीएनए जो है एक डीएनए से 2 डीएनए बनने का अमल होता है। अब देखिए, मिसेल्सन एंड स्टॉल के पहले 3 किस्म के अलग अलग मॉडल पेश किए गए थे डीएनए के रेप्लिकेशन को समझाने के लिए। पहला जो मॉडल था वो डिस्ट्रप्टिव मॉडल था, दूसरा मॉडल कंजर्वेटिव मॉडल था, और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें से जो 2 पहले मॉडल थे, जिसको हम डिस्ट्रप्टिव मॉडल और कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, डिस्ट्रप्टिव मॉडल में और कंजर्वेटिव मॉडल में ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पेश किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट होता है। ये यहाँ पर मेसेल्सन और स्टॉल दोनों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्लाइड में। उन्होंने दे प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 कल्चर मीडियम में इश्चेरिशिया कोलाई को ग्रो किया। ठीक है, अब आप इश्चेरिशिया कोलाई क्या है, ये बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। पहला जो जनरेशन उन्होंने ग्रो किया इकोलाई का, जिस मीडियम में उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया, उसमें हेवी नाइट्रोजन का एसोटोप यूज किया, जिसको कि N15 नाइट्रोजन एसोटोप कहते हैं। अब ये N15 was incorporated in both strands of bacterial DNA and the DNA become heavier। अब जब ये बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई होते गए, तो उनमें हेवियर N15 नाइट्रोजन का एसोटोप जो है इनकॉर्पोरेट होता गया। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, तो इसी नाइट्रोजन को उन्होंने लेबल कर दिया था हेवी आइसोटोप N15 से। इसी तरह उन्होंने दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इकोलाई को दूसरे मीडियम में ग्रो किया, जिसमें नॉर्मल N14 के सॉल्ट्स जो है उन्होंने कल्चर मीडियम में शामिल किए थे। इसी तरह से N14 was incorporated in both the strands of DNA। अब यहाँ पर these 2 types of DNA can be separated by centrifugation density gradient। अब ये वाला जो
सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एलॉबरेट करती हुई चलती हूँ कि देखिए, आपने आर्शिमेदस का रूल पढ़ा है कि कोई चीज़ जब किसी लिक्विड में तैरती और डूबती है तो वो क्यों तैरती है और डूबती है ना। ये इसका तैरना और डूबना जो है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड होता है। उसकी डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम हो जाए तो वो पानी में तैरती है ना। और अगर पानी की डेंसिटी उसकी डेंसिटी से ज़्यादा हो जाए तो वो पानी में डूब जाएगी। और अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो, पानी की और डूबने वाली और या तैरने वाली चीज़ की, तो वो पानी पर डूबेगी नहीं, बल्कि बीच में जो है वो तैरने लगेगी। दरमियान में पानी और ऊपर के पानी और नीचे के तह के बीच में जो है ये रहेगी। इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इन्होंने सीजियम क्लोराइड नाम का एक जो है सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था। इस सीजियम क्लोराइड को अगर टेस्ट ट्यूब में रख कर इसको ज़्यादा देर तक घुमाया जाए, यानी सेंट्रीफ्यूज किया जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब्स में यूजुअली जो है लैब्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें किसी भी सॉल्यूशन को रखकर तेज़ी से उसको घुमाया जाता है, उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जितनी तेज़ी से घुमाया जाएगा किसी हैवी चीज़ को, तो वो जब वो रुक जाएगी घूमते हुए तो उसमें लेयर्स बन जाएंगे। हैवी चीज़ जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगी और सॉल्यूशन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह अगर सीजियम क्लोराइड को किसी टेस्ट ट्यूब में रखकर घुमाया जाए तो सीजियम क्लोराइड की खासियत होती है कि वो तेज़ी से घूमने के बाद उसमें अलग अलग डेंसिटी के 3 बैंड्स हो जाते हैं। एक हेवी वाला बैंड नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में, एक थोड़ा सा दरमियानी बैंड और एक ऊपर की जानिब जो है बैंड जो है बन जाता है। अब देखिए आप ये तीसरी स्लाइड में है ना। तो अगर ये बैंड्स हमने सीजियम क्लोराइड के ये बैंड्स अगर हमको देखना है तो ये यूवी लाइट में दिखाई देंगे। तो मिचेल्सन एंड स्टॉल ने यही किया, उन्होंने सीजियम क्लोराइड में N14 वाला डीएनए डाला और यानी जिस जनरेशन में उन्होंने N14 को N14 वाले नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट किया था उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया और फिर N15 वाले डीएनए के इस्तेमाल के बाद भी उस सॉल्यूशन को सीजियम क्लोराइड में उन्होंने डालकर सेंट्रीफ्यूज किया। अब देखिए यहाँ पर आप उन्होंने क्या किया, दे टुक ई कोलाई सेल्स फ्रॉम N15 मीडियम एंड ट्रांसफर टू N14 मीडियम आफ्टर वन जनरेशन, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स। यानी बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट, यानी एक बैक्टीरिया 20 मिनट में दो से चार बैक्टीरिया, फिर अगले 20 मिनट में, इस तरह से ये 20 मिनट में जो है मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। सो आफ्टर वन जनरेशन दे आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूज द डीएनए। its density was intermediate, that is hybrid between N15 and N14। अब ये उन्होंने सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बैंड्स को देखा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको 3 सीजियम क्लोराइड के बॉटल्स नीचे की जानिब नज़र आ रहे हैं। आप देखिए उसमें आपको आसानी से समझ में आ गया, नीचे की जानिब N15 वाला हेवी आइसोटोप जो है डिपॉजिट हो गया है। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो है सीजियम क्लोराइड की बोतल को देखिए, सेकेंड वाली बोतल को देखिए और थर्ड वाली बोतल को देखिए। और आप डीएनए के जो डायग्राम्स है, पहला डायग्राम देखिए N15 वाला, यानी दोनों स्ट्रैंड्स जो है वहाँ पर पिंक आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद N15 वाले डीएनए को जो है N15 वाले मीडियम में ग्रो किया गया। तो आप देखिए दोनों स्ट्रैंड्स, एक N14 वाली है और एक 15 वाली है, यानी दोनों डीएनए में हाइब्रिड स्ट्रैंड्स है। फिर उसी में से कुछ इकोलाई को अलग करके उन्होंने सेकेंड जनरेशन में ग्रो किया। तो आप देखिए बहुत आसानी से दोनों से जो है सेपरेट हुए और फिर वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ डीएनए हुआ और एक देखिए 2 बैंड वहाँ पर आपको सीजियम क्लोराइड की बोतल में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह अगर हम देखेंगे सीजियम क्लोराइड में तो दोनों N14 और N15 के जो बैंड्स है वो हमको बीच में मिलेंगे, है ना, क्योंकि उनकी डेंसिटी N14 और N15 दोनों किस्म की डेंसिटी है, यानी मीडियम वाली डेंसिटी है। इस तरह से ये दोनों मीडियम बैंड्स जो है अलग हो जाएंगी और इससे हमें पता चलेगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है, यानी एक स्टैंड उसमें ओल्ड है और दूसरी स्टैंड उसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इस तरह से अगर हम कई जनरेशन्स तक इस तरह से इकोलाई को अगर ग्रो करेंगे तो हमें
कंफर्म ये हो जाएगा कि ये दोनों जितनी भी स्ट्रैंड्स बनेंगी, एक उसमें डेफिनेटली जो है ओल्ड स्ट्रैंड होगी और दूसरी डेफिनेटली उसी पर टेम्पलेट के तौर पर उसी को यूज़ करते हुए नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। इस तरह से जो डीएनए के दोनों पट्टे नए बनेंगे उसमें एक पेरेंटल डीएनए का पट्टा होगा और दूसरा नया बनने वाला होगा। इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए। तो आप देखिए स्लाइड्स में बहुत क्लियर है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर से हम इसको और एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। तो I hope you can understand very easily that DNA replication is semi-conservative and it is proved experimentally by Michelson and Stoll. Thank you very much.